नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इलेक्शन का गहमा-गहमी है, चारों तरफ प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में जो बारिश का मौसम नहीं है मगर बेमौसम का जो है बरसात भी हो रही है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है, सियासत की हरारत बढ़ी हुई है मगर मौसम की जो हरारत गिरी हुई है। ऐसी सूरत हाल में मैं आपकी मुलाकात 134 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब शम्स इकबाल से करवाने जा रहा हूं। आपका सरप्रस्त न्यूज़ लाइन में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स इकबाल साहब, 2015 का जमाना, आज 2021 में इलेक्शन होने जा रहा है। इस पीरियड में 5 साल पूरे ईमानदारी के साथ प्लस 1.5 ईयर आपने काम किया। जब हमारी टीम पूरे वार्ड में आपका सर्वे करती है तो आपने बहुत कुछ बनाया, सजाया, संवारा। हमें लगता है कि सजाने और बनाने और संवारने की सलाहियत आपके अंदर इनबिल्ड है। जैसे कि आपने सीएससी के सामने वाईफाई पार्क बनाया बच्चों के लिए, पूरे एरिया को पेपर ब्लॉक से सजा दिया जहां पर बहुत गंदगी उंदगी भी था। ये सारी चीज़ें किया। वो इन सब सारी चीज़ें होने में कम्युनिटी हॉल का इनेकाद किया, प्लस लाइट फाइट का इस्तेमाल किया। तो ये सारी रुझानात आपके जहन में काम करने का जो जज्बा आया, ये कहाँ से आया है? मैं जानता हूं कि आप मरहूम मुन्ना सरदार के साहबजादे हैं। मरहूम मुन्ना सरदार साहब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा मसीहा थे गार्डनिच मटिया बुरुज में, जो एक हाथ से देते थे, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। जब मैं 2015 में आपका इलेक्शन कवरेज कर रहा था तो आपसे हमारी ताल्लुकात भी नहीं थे मगर वालिद मोहतरम ने बोला कि बाबू, शम्स को खड़ा किया, आपको इनको देखना है। तो मैं उसको आपको समझ नहीं पाया था कि आप यूथ है, नौजवान है, काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर वो दिन देखता हूं, आज का दिन देखता हूं तो आपने जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं शम्स इकबाल से, जो 134 के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। देखिए, सबसे पहले हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये मौका दिया। 2015 में मेरा फर्स्ट टाइम आए थे एज अ काउंसलर। तो ये काम का जो सिलसिला है, ये 2010 से, जब से मेरे पापा काउंसलर हुए थे फर्स्ट, तब से ही चलता आ रहा है। वार्ड नंबर 134 में आप 2010 के तरफ अगर जाइएगा तो बहुत सारा समस्या था जी। उससे पहले उससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, सीपीएम की गवर्नमेंट के टाइम में वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ था जी। और वार्ड के लोग बहुत हैरेस हो रहे थे हर चीज़ों को लेकर। लाइट नहीं था, सड़क अच्छी नहीं थी, रोड्स का मामला था, ड्रेन इतना बड़ा बड़ा ओपन ड्रेन था जिसमें हर साल बच्चे गिर के मरते थे। तो गवर्नमेंट कान बंद करके बैठा हुआ था, कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक का, किसी तरह से पब्लिक को नहीं देखा जा रहा था। और पानी के लिए इतना प्रॉब्लम था कि पानी के लिए बहुत सारा मर्डर भी हुआ है हमारे वार्ड में, 1-2 मर्डर भी हो गया था उस जमाने में। जी, पानी के लिए, क्योंकि क्या होता था, एक करबला जैसी हालत थी। हाँ, एक टैब है, उसमें 100 आदमी लाइन लगा के खड़ा हुआ है और पानी को लेने की कोशिश कर रहा है। उसमें अगर झगड़ा झमेला हुआ, वहाँ पे ऐसा झगड़ा हो गया बैनर्जी बागान में जहाँ पे एक मर्डर भी हुआ पानी के लिए। तो उस ज़माने में भी गवर्नमेंट अपना ध्यान नहीं दे रहा है, चुप से बैठा हुआ है। जब हमारी सरकार आई, लोगों ने सीपीएम को हटाकर ममता बनर्जी की सरकार को लाया, टीएमसी को मौका दिया काम करने का। तो मेरे वालिद यहाँ से काउंसलर हुए और बोरो 15 के चेयरमैन भी हुए। उन्होंने अपने टर्म में वार्ड में, जैसे बेसिक नीड जो हमारा था, हमारे वार्ड में बहुत सारा आंगनबाड़ी था जो कच्चा था, मिट्टी का था। मेरे वालिद ने मैक्सिमम आंगनबाड़ी को सब घर घर जाकर पक्का किया। उसके आंगन और को पूरा पक्का जी बिल्कुल। और बहुत सारे बाड़ी में आप देखिएगा टॉयलेट्स का प्रॉब्लम था, तो मेरे पापा ने जाके घर घर वहाँ पे एक एक बाड़ी में जाकर, होल्डिंग में जाकर टॉयलेट बनाने का काम किया, आंगनबाड़ी का काम किया। पानी का प्रॉब्लम को ख़त्म किया गया है। आज देखिए पानी इतना है वार्ड में कि जहाँ पे वाटर पम्प का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये सारा बेसिक नीड है हमारा। और वार्ड में जितने बड़ा रास्ता नहीं था, उससे बड़ा ओपन ड्रेन था। पूरी वार्ड का ये नक्शा था। आप अगर पूरे वार्ड का मैप देखिएगा 2009 और 10 में, तो वार्ड में हमारा जितना बड़ा रास्ता नहीं था पब्लिक के लिए चलने का, उससे बड़ा उसके बगल में ओपन ड्रेन था। तो मेरे वालिद ने वो ओपन ड्रेन को पूरा कवर्ड किया। आज हमारे वार्ड में एक भी ओपन ड्रेन आपको नहीं मिलेगा 134 नंबर वार्ड में। वो सारा काम अब तक हो गया है। मेरे वालिद के टर्म तक 2015 तक जो हुआ था वो हुआ। उसके बाद जब मेरा टर्म आया, जब मैं आया, उसके बाद 15 में, उसके बाद 1-2 ड्रेन बचा हुआ था, मैंने उसको भी पूरा कवर करके ख़त्म किया। में प्लस 1.5 ईयर एक्स्ट्रा जब मिला
तरक्यात के क्या क्या काम हुए, कौन कौन सा काम बड़े पैमाने पे आपने किया है, इसलिए कि मैं जानता भी समझता भी हूँ कि मेयर साहब क्या आप नूर नज़र भी है, फरहाद हकीम साहब प्यार भी करते हैं और भी लीडरान आपको प्यार करते हैं। ऐसी सूरत हाल में बहुत सारी स्कीमें आपने जैसे कि बनाया, स्कूल वगैरह है, हेल्थ कम्युनिटी हॉल वगैरह। तो हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं 134 तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शम्स इकबाल से। 2015 में मेरे जी। आने के बाद मेरा सबसे पहला वादा था कि हम अगर जीत के इंशाल्लाह ताला अगर आवाम मौका देगी, पब्लिक मुझे मौका अगर 134 में काम करने का देगी, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊंगा जी। गवर्नमेंट से। तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल का काम भी हुआ अल्लाह के रहम करम से, और उसमें हमारा स्कूल बनाने के लिए हमारी सीएम, हमारा गवर्नमेंट और हमारे कोर्ट के एमएलए फरहाद हकीम साहब, उन्होंने बहुत साथ दिया और इसको कामयाब बनाने के लिए दिन रात हम लोग ने मेहनत किया, और एक स्कूल आज यहाँ के एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल खड़ा है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने ये वादा को पूरा करवाया, और जितने भी स्कूल्स थे हमारे वार्ड में, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल छोड़ के हमारे वार्ड में पुराने जितने भी स्कूल्स थे वो सब रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और इनोवेशन का काम हुआ है। जैसे मौलाना हज़रत मोहानी स्कूल आप देख लीजिए, गर्ल्स, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल कायम किया गया है, वो हमारे टर्म में हुआ है। और जितने भी स्कूल्स थे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स थे, सबको रिकंस्ट्रक्शन करके एक नया तरीके से एक शक्ल दिया गया है, और जहाँ पे अच्छे बच्चे को अच्छी तालीम मिल सके। तो मैं देख रहा हूँ कि तालीम के ऊपर आपने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया, होना भी चाहिए, तालीम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप एक नस्ल को पढ़ा देते हो तो समझिए पूरे ख़ानदान को रोज़गार दे देते हो, सब चीज़ दे देते हैं। और भी तालीम के ऊपर आपने क्या क्या किया? जैसे हमने आपको कहा है कि हम लोग ने स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम किया गया है जिसमें 2000 बच्चे का कैपेसिटी है। 2000? जी बिल्कुल। लेकिन वो स्कूल चालू करने के साथ फीस वगैरह क्या है स्कूल का? कोई फीस नहीं है, कोई फीस कोई फीस नहीं, 100 फ्री रुपये ऑफ कॉस्ट। 150 रुपये वो माइनर है जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का, का हाँ होता है जो उसमें। गवर्नमेंट रेट है 240 वही है। तो वो 1 साल का, तो फीस कोई मैटर नहीं कर नहीं रहा वो है। सब वो हो आप सकता समझ है। लीजिए 2000 बच्चे का स्कूल है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब हम लोग ने ओपनिंग किया, जस्ट 2 महीने के बाद कोविड और कोरोना हाँ का ये वो काल तो चालू हो समझ गया। सकते हैं। तो 2 साल से हम लोग का जो प्लानिंग था, जो स्टार्टअप था, वो पूरा ख़राब होके रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला अभी बहुत पीस है और कोविड का थोड़ा कम लग रहा है असर, तो अब आहिस्ते-आहिस्ते वो चीज़ें ठीक होगी। जी। जब हम आपके हलके में जाते हैं तो और दूसरे वार्डों को मैं देखता हूँ तो आपने अपने वार्ड को, आपकी तकरीर 2015 में मैं सुनता था तो ब्लूटूथ लगा करके आप जो है भाषण दिया करते थे एकदम लेटेस्ट अंदाज में। तो हमको लगा कि आप ठीक है कि भाषण तो दे रहे हैं, तकरीर कर दे रहे हैं, बस शायद वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। मगर आपने उस वक्त बताया था कि मैं अपने वार्ड को जो मॉडल वार्ड बनाऊंगा। तो कहीं न कहीं मैं जब देखता हूँ तो वाक़ई में आपका जो ये वार्ड है मॉडल वार्ड नज़र आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जो इम्प्रेशन आपकी जो है, ये सोच, जो फ़िक्र है, जो पूरा कलकत्ता में 144 वार्ड में बेस्ट वार्ड बनाने का, ये सोच, ये फ़िक्र कहाँ से आया? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जो 134 के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है शम्स इकबाल से। देखिए, अगर कोई लीडर जी। अपने कमिटमेंट को करके अगर उसमें अमल कर सके या उसको पूरा कर सके, तो हम समझते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा रहमत है उसके ऊपर में। जी। और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे अल्लाह पाक का, क्योंकि जो मेरे ज़बान से निकला, जो प्रोमिसेस था मेरा अपने जी। लोगों के प्रति, वो सारा अल्लाह पाक ने मुझसे करवाया है। जी। और वो हम सब कर पाए हैं, इसमें अल्लाह पाक का ही शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने वो सलाहियत दिया और हर जगह साथ दिया कि जो प्रोमिसेस मेरा पब्लिक से था वो पूरा हो सके। आप ज़बरदस्ती फंड लेते हैं एमएलए से, एमपी से? नहीं, ये ऐसा नहीं, एलिगेशन आपके ऊपर है ऐसा नहीं कि है, नहीं ऐसा देते तो बोले देना ही पड़ेगा, नहीं, हमारे वार्ड की बारी है। ऐसा नहीं है। हम ये बोल कर लेते हैं कि हमने ये वादा किया था लोगों से, और हम यहाँ जब तक बैठे हैं तब तक काम करने बैठे हैं, और अगर हमको काम करने का मौका नहीं मिला तो हम उस दिन ही रिजाइन दे देंगे। पूरे एरिया में देखता हूँ कि ग्रीन और 2-2 कलर का डस्टबिन बड़ा-बड़ा लगा हुआ है। जी, ये वो एक काम में आता है कि ये मेरी बेसिक नीड है। जी। डस्टबिन लगाना, घर घर में पानी पहुँचाना, वाटर कनेक्शन कर देना, ड्रेनेज का मामलात को देखना, रोड्स का मामलात को देखना, लाइटिंग पहुँचाना, ये हम लोगों का बेसिक नीड है। ये लोगों का एक बेसिक नीड है जो हम लोगों को देना पड़ता है। वो एवरीडे का शेड्यूल है। कहीं पानी आ रहा है तो कहीं नहीं आ रहा है, उसमें आपको नजर रख के पानी को ठीक करना है, हर घर तक पानी पहुंचे, ये सारी चीजों को देखना है। ये हमारा हो गया बेसिक नीड। अब आ जाइए जी। उसके ऊपर काम में,
हम लोग अपने पब्लिक को बेसिक नीड्स से अलग क्या दे पाए। स्कूल हम लोगों का करना है, हम लोगों को बेहतर स्कूल बनाना है, बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा पार्क बनाना है। लोग हमारे एरिया में यहाँ पे कम्युनिटी हॉल नहीं है, वो कम्युनिटी हॉल बनाना है लोगों के लिए। मैटरनिटी हॉस्पिटल को अच्छे से अच्छा बनाना है कि तो सारे वादे आप कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको और बेहतर कर सके। देखिए, कोई चीज बनाने के बाद उसको चलाना वो एक चैलेंज है। मैं आपको 2019 के स्टार्टिंग में मैं आपके साथ बैठा था, तकरीबन 10 घंटा मैं आपके साथ था। हमें याद है, आपने अपना स्कूल भी दिखाया था कि रजा साहब देखिए ये स्कूल मैं बना रहा हूँ। फिर आप उस वक्त बताया कि यहाँ पर ये जगह है, हम लोग वेरी सुन जो है वो कम्युनिटी हॉल बनाएंगे सीएससी के सामने। मगर वो दिन है और वेरी शॉर्ट टर्म में आपने कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह मेरा विजन है गार्डन रिच को आने वाले दिन में एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देने का। जी, ये विजन लेके काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारे गार्डन रिच के लोगों को घर के बगल में मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलेगा। और दीदी ने हर घर को स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है, बिल्कुल लोगों का पैसा भी नहीं लगेगा और उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य साथी कार्ड से उस हॉस्पिटल में होगा इंशाल्लाह। शम्स इकबाल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीका से 2015 का मामला था, फाइट थी, लड़ाई थी, सब चीज़ थी, मगर इस बार मैं देख रहा हूं कि 134 में कोई भी नहीं है। क्या वजूहात है? लोकतंत्र में तो इलेक्शन लड़ने की सबको इजाजत है, जमहूरियत में इजाजत है, हर पार्टी के लोग अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकते, मगर 134 में मैं देख रहा हूं कहीं कोई पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पहली बार समझिए कलकत्ता में हो रहा है जो आपके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी के उम्मीदवार सामने में नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं शम्स इकबाल से, जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, 134 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दिया है तो ये उनके पार्टी का मसला है। उन्होंने क्या सर्वे किया है, किस तरह से अपने कैंडिडेट को नहीं दिया है वार्ड में, ये बेहतर आंसर वही कर पाएंगे आपको। सीपीआईएम ने भी नहीं दिया है कैंडिडेट, और बीजेपी जो कैंडिडेट दिया था वो बीजेपी कैंडिडेट विड्रॉ की है, और वो विड्रॉ ये करके बोली है कि अगर हमारे बीजेपी के अगर प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ेंगे शम्स इकबाल के साथ, तो उनको नहीं, शम्स इकबाल नहीं, यहाँ आवाम से लड़ाई है किसी कैंडिडेट का, आवाम से लड़ाई है। 134 नंबर वार्ड में आपको शम्स इकबाल से लड़ाई नहीं है। 134 नंबर वार्ड में 134 में रहने वाले आवाम से किसी कैंडिडेट का लड़ाई होगा, और वहां पे इंशाअल्लाह ताला हमको ये नजर आ रही है कि 134 नंबर वार्ड जीत रहा है उससे। शम्स इकबाल एक शक्ल है अपने लोगों का, अपने लोगों को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ काम करना, लोगों का जितना काम हो सके और इस चेयर पे बैठ के हम लोगों को जितना सर्व कर पाए, सेवा कर पाए, ये मेरा मकसद रहता है हमेशा। 24 मार्च 2020 से जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल आया, नफसी नफसी का हालत था, सभी लोग परेशान थे, हर लोग जो है समझिए ऐसी परेशानी की हालत में थे तो जो दुख दर्द बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपने पूरे हलके में बड़े पैमाने पे राशन बंटवाया था, घर तक भी पहुंचाया था, आपने गाड़ी का गाड़ी चावल मंगाया, आलू मंगाया। तो ये जो चीज़ है, ये जो काम करने का जो मामला है, लॉकडाउन में बड़े पैमाने पे काम किया, तो उस ज़माने में कुछ लोगों ने आप पर इल्ज़ाम भी लगाया कि नहीं भाई, इनके जो वो साइड से, इनकी जो वाइफ के साइड से जो है बहुत मजबूत है, इसलिए काम कर रहे हैं। मगर हम इस सवाल का जवाब लेते हैं, भाई किसी साइड से भी हो मामला, काम तो किया है आपने। हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं शम्स इकबाल से, जो 134 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन जो शुरू हुआ था कोविड का, उससे जस्ट बिफोर 10-15 दिन आप बैक चले जाइएगा तो मेरा दुनिया उजड़ गया था। हाँ, ये मैं जानता हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है 24 फरवरी। एकदम सही, हम लोग खुद ही भी थे सब। और देखिएगा उसके 10-15 दिन के बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया। एकदम सही। आप यकीन मानिए, सिर्फ अल्लाह पाक चाहते थे बोल के हम कर पाए। मेरा औकात हैसियत नहीं था, मेरे अंदर उतना हिम्मत भी नहीं है कि हम अपने वालिद को खोकर किसी और का दर्द को समझ सके, क्योंकि हम इतने दर्द में थे खुद ही, बिल्कुल, कि हम क्या समझे आपको। लेकिन सब अल्लाह की मर्जी थी कि अपने लोगों के बीच रहना है और लोगों का मसला को देखना है। ये जो चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, आपके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, जब वो बाहयात थे तो ठंडी बरसात, ठंडी की दिनों में देखता गाड़ी का गाड़ी कम्बल मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये हिम्मत कहाँ से मिला। एक दिन हम जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे वालिद उनका इंतकाल हुआ तो हम लोग बहुत गम में थे,
घर में, मेरे दिमाग में ये आया ये चीज़ कि मेरे वालिद का खुशी तो इसमें ही था, लोगों के बीच रहना, लोगों को मदद करना और लोगों को हर दुख सुख में देखना, ये तो उनका ख्वाहिश था और इसी के लिए वो जीते थे। इस वक्त में अगर हम अपना गम मनाएं और अपने घर पे बैठे तो मेरे वालिद चैन से नहीं रहेंगे, जहाँ कहीं भी है वो। तो ये हिम्मत और जज्बा ये सोचते हुए अल्लाह ने मेरे मन में डाला और हम ये चीज़ को लेकर समाज में फिर से वापस आए, पब्लिक के बीच आए और वो जो सिलसिला चालू हुआ, हम कहीं पीछे मुड़ के अपना पीठ नहीं दिखाया आवाम को। हमने अपने गम को भुलाकर लोगों का दुख को समझ कर लोगों के साथ खड़े रहे। पूरा लॉकडाउन, पूरा एम्फन जब आया, हर मोड़ में हम पब्लिक को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह कोशिश यही किया कि पब्लिक के हर दुख सुख में मेरा साथ उनके साथ ज़रूर हो। एक अहम सवाल, मतलब आखिरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जनता आपको तो इंशाल्लाह चुनेगी, इसलिए कि कोई भी मुकाबला नहीं है। अगर यहाँ की जनता आपको जो कारपोरेशन डेमोक्रेटिक राइट्स, हाँ बिल्कुल, हमारे वार्ड में, नहीं हमारे सर्वे जो बता रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे वार्ड में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल है, और डेमोक्रेसी है, सभी का अधिकार है खड़ा होना। ऐसा नहीं है कोई नेशनल पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, बट इंडिपेंडेंट है, आज़ाद उम्मीदवार है। और मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि पब्लिक समझदार है, पब्लिक बेहतर चुनना जानती है। हमारे वार्ड में 4 कैंडिडेट है, एक शम्स इकबाल है तृणमूल कांग्रेस का और 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। पब्लिक जो बेहतर चुनेगी वो मेरा फैसला होगा, वो मेरा सराहना। तो और बाकी काम जो अभी करेंगे, कौन कौन सा काम अभी रह गया है जो आपके प्लान में है कि फिर से अगर जनता यहाँ के अवाम हमें मौका देती है, आप चुन करके जाते हैं, तो कौन ऐसा काम जो रह गया जिसको कंप्लीट आप? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा है हेल्थ। जिस तरह से जब से स्वास्थ्य साथी कार्ड हमारी सरकार ने, हम लोग ने घर घर जाके कार्ड बनाने का काम किया है। हम लोगों का वार्ड नंबर 134 के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम 99% लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड बन चुका है। हाँ, हम लोग एक हेल्प डेस्क भी बना के रखे हैं एक ऑफिस में। अगर आपको हेल्थ का कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, लोग हमारे ऑफिस आते हैं, हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल अरेंज करके सारा ट्रीटमेंट और सारा उनका जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक हमारा पूरा टीम उनको देखता रहता है। तो हेल्थ के लिए हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत प्रायोरिटी है। हमारे बेसिक फैमिली में यहाँ आप देखिएगा, बहुत सारी फैमिली है जिनके पास रोज़गार नहीं है, तो अगर उनके घर पे अगर हेल्थ का मसला आ जाता है तो वो कैसे बेयर करेंगे। इस वजह से हम लोग ने एक टीम बना के रखा है, वो टीम उसको पूरा हेल्प करती है, उनका पूरा ट्रीटमेंट तक, उनका जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो, हमारा टीम उसके साथ पूरा काम करता है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरा आने वाले दिन में यही सपना है और अपील है अपनी गवर्नमेंट से कि गार्डन रीच को एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिले, ताकि हेल्थ का मसला गार्डन रीच से खत्म हो जाए। बिल्कुल। आप तो यूथ है, यूथ के आइकॉन भी है, विजनरी यूथ है, विजन आपके पास। तो ऐसी सूरत हाल में नौजवानों की नौकरी रोज़गार के लिए, इसलिए कि यहाँ पर जहाँ पर 2 तबके के लोग मैं देख रहा हूँ, एक तो बहुत अमीर है, अमीर तरीन है, गुर्बत भी है, मुफलिसी भी है, बेरोज़गारी भी है। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जो 134 को उम्मीदवार है, शम्स इकबाल साहब। देखिए, ये मुहिम मेरे वालिद चलाए थे 2008-9 से जी, कि लोगों को रोज़गार कैसे मिले। जी, मेरे वालिद के समय से हम लोग ट्रेड यूनियन भी करते हैं, जी, और हमारे ट्रेड यूनियन में आज के डेट में जितने फैक्ट्री हम लोगों के हाथ में है, लगभग 2000 लोग काम कर रहे हैं। जी, पूरे गार्डन रीच से। पूरे गार्डन से। जी, 2000 लोगों को हम लोग ने जॉब देने का काम किया है गार्डन से। लेकिन 2000 लोगों को देने के बाद भी समस्या बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर इसी तरह से अगर सब कुछ होता रहा तो जितना कोशिश होगा रोज़गार से नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, जीत का कितना यकीन? अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है ये। अल्लाह पाक क्या खेला है, मार्जिन में क्या हिस्ट्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही है कि पब्लिक अपनी राइट चॉइस को पसंद करे और पब्लिक बेहतर काम वाले को ही चुन कर लाए, और जीत हार की मर्ज़ी अल्लाह के हाथ में है। और जो मेरा मार्जिन होगा, हम तो प्रेडिक्शन पहले से नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि पब्लिक ने जो भरोसा किया था मेरे ऊपर 2015 में, हमने वो पूरा कोशिश किया है कि उनके भरोसा को फुलफ़िल कर सके। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शम्स इकबाल साहब, और उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत सारे सवालात इनसे पूछे। 5 साल के दौरे हयात में जो भी इन्होंने वादा किया था 2015 के इलेक्शन में, और वो सब बहुत सारे वादे समझिए कि ऑलमोस्ट वादों को इन्होंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि और इससे ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करें, और आप ऐसे कैंडिडेट को मौका दीजिए, ऐसे उम्मीदवारों को जिताइए जो लोग विजनरी हो, जो काम करना चाहे काम। इसलिए कि
कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो काउंसलर होते हैं, रोज़मर्रा के काम आने वाले लोग होते हैं, जैसे कि लाइटिंग का काम है, पानी का काम है, निकासी का काम है, वाटर लॉगिंग का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, हेल्थ सिस्टम को लेके मसला है, बेवा भत्ता है, ओल्ड एज पेंशन है, द्वारे सरकार है, रूपश्री है, तो सारी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट लक्ष्मी बंगाल, भंडार है, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री है। कन्याश्री है, तो सारे स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थ्रू कॉर्पोरेशन और काउंसलर के थ्रू ही चलता है। अगर अब इंशाल्लाह जी ताला वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग जी घर घर जाके राशन भी पहुंचाएंगे, द्वारे हमारे राशन, यस यस, जी डिजिटल वो राशन कार्ड इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी कंप्लीट हो जी चुका हाँ, है। वो सर्वे होके ऑलरेडी हम लोगों के वार्ड में ये हो चुका है डिजिटल जी राशन कार्ड का, और वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला। अब घर घर जाके हम लोग राशन पहुंचाने का भी काम करेंगे। देखिए कितना उम्मीद है, बोले कि नहीं राशन लेने के लिए आपको जो है किसी भी राशन शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, द्वारे सरकार द्वारे राशन के थ्रू हम लोग पहुंचाएंगे। देखिए एक ममता बनर्जी तो एक है विजनरी लीडर तो है ही है, खातून आहन है, आयरन लेडी है, पूरे देश भर में इनका चमक है और बड़े विकल्प के तौर पर देश भर में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बड़े पैमाने पर लड़ भी रही है और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इनको अपने लीडर मोहतरमा ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, फरहाद हकीम को देख करके इनके पास ताकत आती है, शक्ति आती है, और इसी शक्ति के तहत ये लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखते रहिए सरपरस्त दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी।